सोनल यादव, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ वर्ण और शब्द। आज हम इस वीडियो में वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्णमाला के बारे में जानेंगे और स्वर व्यंजन को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को यदि हम एक निश्चित क्रमबद्ध रूप में रख देते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला, आइए हम एक बार हिंदी की वर्णमाला देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इस दो प्रकार में यह वर्णमाला विभाजित की गई है। चलिए देखते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ जो स्वर हैं, कुछ का जब हमने उच्चारण किया, कुछ को बोलने में कम समय लगता है और कुछ स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है। और हाँ, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वर का उच्चारण करते समय आप ध्यान रखिए कि जब भी हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। देखिए अ, आ, ई, यह हवा निकलने में हमें स्वर का उच्चारण करने में कोई भी समस्या, अर्थात कि हमारे गले से हवा कहीं पर भी टकराती नहीं है। आइए अब हम व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, ढ और ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, श, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज पर गौर कीजिए कि यहाँ पर देखिए हर एक लाइन में 5-5 ही अक्षर, 5-5 ही वर्ण लिखे गए हैं। तो इसमें ये जो पहले अक्षर है यहाँ तक, प तक, यह सब एक एक वर्ग के कहे जाते हैं। जैसे क वर्ग में क के साथ 5 अक्षर होते हैं। देखिए क, ख, ग, घ, अंग, यह 5 जो अक्षर हैं यह एक ही लाइन में हमेशा रहते हैं, इसलिए इन्हें क वर्ग के व्यंजन कहते हैं। दूसरा है च, तो इसी प्रकार च से लेकर के इया तक यह च वर्ग के आते हैं। इसी प्रकार ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसी प्रकार यह सारे वर्ग होते हैं। और इन वर्गों में ये जो अंतिम यहाँ पर ये सारे आपको दिख रहे अंग, इय, ण और न, ये जो आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं ये सारे वर्ण नाक से बोले जाते हैं। जैसे अंग, इय, ण, न और म, यह सारे वर्ण अनुस्वार भी कहलाते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखिए आप, इस वर्णमाला में ढ और ढ, यह दोनों जो वर्ण हैं इनका, यह हिंदी वर्णमाला में इन्हें बाद में जोड़ा गया है। इनकी खासियत यह है कि यह इनसे कभी कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है या शब्द के पीछे जुड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात इन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं क्योंकि यह दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। चलिए अब आगे। अम, अह, अ, ज और फ, ये जो अम है यह अनुस्वार है और ये अह है, यह विसर्ग। यह जो 2 बिंदु लगाए इन बिंदु को हम विसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग जैसे हम हिंदी के शब्दों के लिए करते हैं, जैसे प्रायः, इस तरह के शब्दों के लिए प्रायः, प्रातः, अतः, इस तरह के शब्दों में हम इसका प्रयोग विसर्ग का करते हैं। और ये ऊपर यहाँ पर अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाए, यह चंद्र बिंदु लगाए, इसे हम इस चंद्र बिंदु को अनुनासिक स्वर कहते हैं। अ, ज और फ, यह
आगत ध्वनियां, अर्थात ये दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में यह वर्ण, यह ध्वनियां आई हैं। यह अ है वह अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ है। ज और फ ये दोनों ध्वनियां अरबी और फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आई हुई हैं। अब तक हमने सीखा अ को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अ, ज और फ यह आगत ध्वनियां हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिया गया है। जैसे दूसरी भाषाओं के कुछ शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, तो उन भाषाओं को लिखने के लिए, बोलने के लिए हम इन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। यह अनुनासिक स्वर है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र यह संयुक्त व्यंजन है। यह दो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे क और श, यह क क्ष तो क्ष हो गया, त प्लस र इक्वल टू त्र हो गया। ज और इया तो इससे ज्ञ हो गया, श और र से स्र हो गया। इसलिए इन्हें हम संयुक्ताक्षर, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, साथ में होना, तो इन दोनों के जुड़ने से मतलब किसी दो व्यंजनों के जुड़ने से क्ष, त्र, ज्ञ और श्र का यह एक नए वर्ण बन जाते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर, इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुंह से हवा होती है, श्वास होती है, वह बिना हमारे गले में बिना कहीं पे भी टकराए वह आराम से बाहर निकल जाती है। ठीक है, बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। और व्यंजन, व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं अर्थात व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो जो हमारे मुंह से ध्वनियां, जो हवा निकलती है वह मुंह के अलग अलग स्थान से टकरा कर निकलती है। और रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। और जितने भी व्यंजन होते हैं ना, वो सब स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, अर्थात हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें व्यंजन के बिना अगर हमें स्वर को लिखना होता है तब उसके लिए हम व्यंजन के नीचे क्या हलंत लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, स्वर रहित व्यंजन हलंत चिन्ह लगाकर, यह हलंत का चिन्ह है, लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे क के नीचे यह हलंत लगाया हुआ है। यह जो हलंत है अर्थात इसलिए लगाया गया है कि इस क के साथ अ स्वर या कोई भी स्वर नहीं जुड़ा गया है। हम अ स्वर के बिना व्यंजन लिख तो सकते हैं हलंत लगाकर, लेकिन हम व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोल नहीं सकते हैं। हिंदी में व्यंजन अ स्वर सहित लिखे जाते हैं। देखिए क, च, ट, त, प ऐसे हम स्वर के साथ लिखे जाते हैं। यदि हम यहाँ पर नीचे हलंत लगा करके व्यंजन लिखते हैं तो उसे आधा व्यंजन ही माना जाता है, उसे पूरा व्यंजन नहीं कहा जा सकता है। तो हिंदी भाषा में ऐसे व्यंजनों का भी हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम स्वर के बारे में जान लेते हैं। आइए हम देखते हैं स्वर की मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। अ के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ की मात्रा इसलिए नहीं होती है क्योंकि अ हमेशा ही सारे व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। यदि अ के अलावा कोई और स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तब अ व्यंजन के साथ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजन के साथ आने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर सारे व्यंजन लिखे गए हैं और सारे व्यंजनों की मात्राएं लिखी गई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है स्वर, मात्रा, मात्रा सहित वर्ण और इसका प्रयोग किस प्रकार होता है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। क प्लस अ, क, क म ल, इसका प्रयोग कमल। इसी प्रकार आगे की भी सारी मात्राएं दी गई है। आ, तो आ की मात्रा यह है। ई, देखिए ई की मात्रा यह पीछे से हमेशा शब्द जो अक्षर होता है अक्षर के पीछे की तरफ से लगती है। बड़ी की मात्रा हमेशा शब्द के जो अक्षर होता है उस अक्षर के आगे की ओर से लगती है, जैसे कील। और यह छोटी की मात्रा है किताब। बड़ी की मात्रा हमेशा थोड़ा सा लंबा बोला जाता है, छोटी की मात्रा को थोड़ा छोटा बोला जाता है, जैसे की और की।
अब उसी प्रकार ऊ और ऊ भी होता है। ऊ को हम थोड़ा ऊ और बड़े ऊ को ऊ कहते हैं। इसी प्रकार आगे भी सारी मात्राएं यहाँ पर दी गई हैं, देखिए, और उसका प्रयोग भी यहाँ पर बताया गया है। अब आगे देखते हैं। अम को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु यह होता है, एक ऊपर एक बिंदु होता है, जैसे पंखा, कंगन, कंचन, इन सब शब्दों के ऊपर यह बिंदु लगाया जाता है। अब अ के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं क्योंकि यह नाक से बोला जाता है। यह चंद्र बिंदु यह है, यह इसका चिन्ह है, जैसे रंगना, चांद, ठीक है। और यह विसर्ग है, इसका चिन्ह, यह दो बिंदु हैं। इसको बोलने के लिए कुछ ह की आवाज़ निकलती है, जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया था, प्रातः, अतः, प्रायः, ठीक है। केवल संस्कृत शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा, विसर्ग का प्रयोग हमेशा संस्कृत शब्दों के लिए ही होता है। संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिनका हम हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों ही करते हैं। हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखने के लिए अ का प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, मॉल, ऑल, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का इसका व्यंजन के विषय में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ इसमें कमेंट सेक्शन में आप जाकर के मुझे बताइए। अथवा अगर आपको और भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑक्टोपोड की ऐप के चैट सेक्शन से आप अपने भी कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव, कोई भी डाउट आप मुझसे साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।